Hello everyone, this is the second lecture on general principles and processes of isolation of elements, and in this lecture we will discuss conversion of concentrated ore into metal oxide and reduction of metal oxide into metal. As you know, in previous lecture we have discussed the concentration of ores. Now once we get the concentrated ore, we will convert that concentrated ore into oxide of metal or metal oxide. So now देयर आर टू प्रोसेसेस, यहां पर दो प्रोसेसेस हमारे पास किस चीज के, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड में, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के। तो पहला तरीका है विच इज नोन एज कैल्सिनेशन। फर्स्ट मेथड इज नोन एज कैल्सिनेशन। सो व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज द मेथड ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो अगर आप जो कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर को आप हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में या फिर लिमिटेड एयर की सप्लाई में, एयर जो होगी या तो नहीं आप सप्लाई करोगे और अगर सप्लाई करते हो तो बहुत लिमिटेड करोगे, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अब यहां पे क्या होता है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव द वोलेटाइल इंप्योरिटीज। वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के काम आती है वोलेटाइल इंप्योरिटीज। सो अगर आप सपोज कार्बोनेट ओर से या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो आप कैल्सिनेशन से उसको रिमूव कर सकते हो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक CaCO3। अब यहां पे ये क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहां पे ये क्या है, एक ओर है, करना है आपको मेटल ऑक्साइड में। तो आप क्या करते हो, जस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको हीट करते हो, इट विल गेट CaO प्लस CO2। सो यहां पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज मेटल ऑक्साइड मिल गया। इन सेम वे MgCO3 विल गिव यू ऑन हीटिंग MgO प्लस CO2। सो यू कैन सी हियर यू गेट द मेटल ऑक्साइड फ्रॉम द ओर। तो यहाँ पे जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये इजीली रिमूव हो जाती हैं। सिमिलरली मॉइस्चर जो होता है प्रेजेंट या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, दैट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड। फॉर एग्जांपल Fe2O3.3H2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप इसको हीट करोगे, सो इट विल गिव यू Fe2O3 प्लस 3H2। सिमिलरली Al2O3.2H2, so it will give Al2O3 plus 2H2O। तो यहां पे भी आप देख सकते हो जो मॉइस्चर है दैट इज रिमूव्ड और आपको क्या मिल गया है, यू गेट द मेटल ऑक्साइड। तो आपका जो मेन मोटिव था यहाँ पे वो क्या था, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन करने का। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन की हेल्प से आप इजीली मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ पे आप वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो है, जो गैसेस जो होती हैं उनको रिमूव कर सकते हो इजीली, वोलेटाइल गैसेस को, और साथ ही जो मॉइस्चर होता है उसको भी रिमूव कर सकते हो। द नेक्स्ट इज रोस्टिंग। सो कैल्सिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट इज रोस्टिंग। नाउ व्हाट इज रोस्टिंग? ये रोस्टिंग होती क्या है? रोस्टिंग इज द मेथड ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अगर आप बहुत स्ट्रांगली हीट करते हो किसको, ओर को, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। अब रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही है कि कैल्सिनेशन में आप एयर को यूज नहीं करते हो, दिस इज द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर, बट रोस्टिंग टेक्स प्लेस इन द एक्सेस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो रोस्टिंग एयर की प्रेजेंस में ही हो सकती है, राइट, और कैल्सिनेशन आप एब्सेंस में करोगे। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रोस्टिंग? तो रोस्टिंग से जो वोलेटाइल गैसेस होते हैं, कुछ इंप्योरिटीज जो होती हैं जिनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, दोज सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव्ड। फॉर एग्जांपल इंप्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक एटसेट्रा, दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ओर। फॉर एग्जाम्पल अगर सल्फर प्रेजेंट है, सो अगर आप ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ एयर, तो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होगी इट विल कंबाइन विद सल्फर एंड इट विल फॉर्म SO2. SO2 इज अ गैस, सो इट कैन एस्केप वेरी इजीली, राइट। सो रोस्टिंग जो होती है वो एक फर्नेस में हम करते हैं, दैट इज नोन एज रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग होती है। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरीके से और भी इंप्योरिटी जैसे आर्सेनिक,
तो आर्सेनिक प्लस O2 ये क्या फॉर्म करेगा, AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, ये भी वोलेटाइल इम्प्योरिटी हो गई आपकी। तो इस तरीके से आप क्या फॉर्म कर सकते हो, आर्सेनिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हो। या फॉस्फोरस है आपके पास P4 प्लस O2 तो आपको क्या मिलेगा, P2O5। तो ये भी आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। और ये जो गैसेस हैं वो इजीली क्या हो जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं गैसेस फॉर्म में। ये सब्सटेंसेस जो इम्प्योरिटीज हैं वो इजीली एस्केप हो जाती हैं। तो देयरफॉर रोस्टिंग इज वेरी यूजफुल, रोस्टिंग भी यूजफुल होती है। जनरली जो सल्फाइड ओर्स होती हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग बहुत हेल्पफुल होती है। सल्फाइड ओर्स को आप रोस्टिंग की हेल्प से इजीली सल्फर को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्योंकि सल्फर क्या फॉर्म कर सकता है, इजीली सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। CuFeS2 ये एक कॉपर की ओर है, सल्फाइड ओर है। देन इट विल फॉर्म Cu2S प्लस 2FeS, राइट, प्लस SO2 अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो। नाउ अगेन Cu2S प्लस O2 is going to form Cu2O प्लस SO2। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 2 2 एंड 2। सो उसी तरीके से FeS प्लस O2 इट विल फॉर्म 2FeS प्लस O2, इट विल फॉर्म FeO प्लस SO2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सल्फाइड ओर्स हैं, इन सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स में, मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप रोस्टिंग यूज कर सकते हो। तो सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करने के लिए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन यूज रोस्टिंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास दूसरा स्टेप जो था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, दैट इज कंप्लीटेड। ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव द थर्ड स्टेप। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है, दैट इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड को आप मेटल में किस तरीके से रिड्यूस करते हो, दैट इज द थर्ड स्टेप। तो पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। द सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों मेथड्स, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। एंड द थर्ड इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स, दिस इज द थर्ड स्टेप। नाउ we will discuss two very important principles of the conversion of metal oxide into metal, or you can say reduction of metal oxide into metal. The first one is thermodynamic principle of metallurgy and the second one is the electrochemical principle of metallurgy. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारे पास यहाँ हैं, हम दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम मेटल ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स में। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे जस्ट बाय थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है, कुछ मेटल्स को आप थर्मल डिकम्पोजिशन से ही सेपरेट कर सकते हो, लेकिन सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल। सो लेट्स डिस्कस द थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है। सो द फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो ये क्या कहता है, ये किस चीज के लिए है, दिस इज फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो आपको पता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स इन क्लास 11th, दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी इज द टेम्परेचर, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी एंड डेल्टा जी डिनोट्स द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और फॉर स्टैंडर्ड यू कैन से डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो दिस इज द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। नाउ दिस चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन होती है, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो यू नो दैट डेल्टा जी इज नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। नाउ
अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, इट मीन्स अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो या फिर पॉजिटिव होती है, जीरो का मतलब क्या है, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, सो प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, तो वो प्रोसेस नहीं होगा जब तक उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब किसी भी प्रोसेस के होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी है। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नॉट नेगेटिव, द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। वो प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाती है। सो हमको यहां पे यही देखना है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए और तभी वो प्रोसेस हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस टू इक्वेशन। एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई मेटल ऑक्साइड है, मान लेते हैं एक मेटल ऑक्साइड है, सपोज मेटल ऑक्साइड है, द फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज MxO, राइट। कोई भी मेटल ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला है MxO। अगर इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे, ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म मेटल प्लस हाफ O2, राइट। ये फॉर्म करेगा मेटल XM प्लस हाफ O2। सो अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स मीन्स XM प्लस हाफ O2, इट इज गोइंग टू फॉर्म MxO। तो ये क्या फॉर्म करेगा, MxO। मान लेते हैं इसके लिए द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, सपोज इट इज डेल्टा G1, इसको हम डेल्टा G1 एज्यूम कर लेते हैं। द सेकेंड, अब ये जो सेकेंड रिएक्शन है, एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल C प्लस O2, और यू कैन से हाफ O2 विल गिव CO, और यू कैन से C प्लस O2 इज गोइंग टू गिव CO2। इस तरीके से रिएक्शंस हैं। और हमारे पास एक और रिएक्शन होती है, दैट इज CO प्लस O2, हाफ O2 विल गिव CO2। तो हमारे पास इस तरीके से अलग अलग इक्वेशन, लेट अस से दिस इज डेल्टा G2, दिस इज डेल्टा G3, डेल्टा G4। तो यहां पे हर रिएक्शन में जो डेल्टा G की वैल्यू है, डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3, डेल्टा G4। नाउ एक और चीज आपने पढ़ी थी, दैट इज हेस लॉ, कि अगर कोई भी रिएक्शन है नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, सो द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ चेंज इन एंथैल्पी इन इंडिविजुअल स्टेप्स। तो चाहे वो एंथैल्पी की बात करें या गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, जो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी होगी इन ओवरऑल रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन 2, 3 या 4 स्टेप्स में होती है, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जितने भी स्टेप्स हैं उन सबका क्या होगी, सम होगी। नाउ अगर यहाँ पे आप कंबाइन देखें, कॉम्बिनेशन देखें रिएक्शंस का, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो हमें चाहिए क्या, हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज हियर सम रिड्यूसिंग एजेंट। हमको क्योंकि क्या करना है, रिडक्शन करना है मेटल ऑक्साइड का मेटल्स में। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिडक्शन तभी पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब अगर हम रिडक्शन करना चाहते हैं मेटल ऑक्साइड का मेटल में, तो वो तभी पॉसिबल है जब उस प्रोसेस के लिए क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हमको इसी चीज का ध्यान रखना है। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी वो देख लेते हैं। एक और चीज हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमको एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जनरली जैसे हम कार्बन यूज कर सकते हैं, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो यू कैन यूज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, हमको एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, लेकिन ये भी हमको चेक करना है कि क्या उस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करने से जो रिएक्शन होगी, मान लेते हैं यहां पे जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, MxO प्लस C विल गिव XM प्लस CO। तो इस तरीके की मान लेते हैं एक रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया, दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू जब इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होगी। अब यहां पे देखिए ये रिएक्शन कहां से आई, ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। अगर आप रिएक्शन 2 में से, दिस इज रिएक्शन 1, दिस इज रिएक्शन 2, अगर आप रिएक्शन 2 में से रिएक्शन 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, तो आपको ये अबव इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इसमें से आप इसको माइनस करके देख लीजिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम हेयर दिस माइनस दिस, सो हाफ O2 हैज बीन रिमूव्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट फ्रॉम हेयर C माइनस XM, तो XM इज
तो वो उस साइड आ जाएगा, तो MXO प्लस C सेम रिएक्शन आपको मिलेगी। तो देखिए ये कैसे मिली है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ डेल्टा G फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए रिएक्शन, क्योंकि देखो ये क्या है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करके ये इक्वेशन आई है, तो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो रही होगी माइनस इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो रही होगी। नाउ अगेन फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो ये इक्वेशन अगेन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, तो यहां पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू डेल्टा एच। टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो नेगेटिव वाला नंबर जो है वो ज्यादा होगा, पॉजिटिव नंबर कम होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव। अब हमको यही चेक करना है, देखिए टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमको कैसे पता चलेगा किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी भी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लिए कि कहां पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और कब नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हमारे हाथ में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, वी कैन वेरी द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को चेंज करके डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर दैट वी हैव a diagram that is called Ellingham diagram. Now what is the use of Ellingham diagram? ये Ellingham diagram बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, किसमें, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के लिए मतलब डेल्टा जी की वैल्यू, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू, क्योंकि हमको क्या करनी है, रिएक्शन करनी है मेटल ऑक्साइड की किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। जब मेटल ऑक्साइड किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, वो मेटल फॉर्म करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे ये तो पता होना ही चाहिए कि जो रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ भी रही है या नहीं आ रही है। मतलब अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही नहीं आ रही है तो रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हाउ विल वी नो वेदर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बाय एलिंगम डायग्राम। तो देखिए अभी आपको बताया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन। नाउ डेल्टा जी टू क्या है यहाँ पे, दैट इज CO फॉर्म हो रहा है C प्लस हाफ O2 से, और डेल्टा G1 क्या है, दैट इज मेटल कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड। मतलब जो डेल्टा G1 की वैल्यू है, डेल्टा G1 शुड बी मोर देन डेल्टा G2। तो डेल्टा G1 की जो वैल्यू है डेल्टा G2 की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, जो जिसको आप माइनस कर रहे हो वो ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव है वो कम होना चाहिए, तो इसीलिए तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और यू कैन से द वैल्यू ऑफ डेल्टा G1 अगर दोनों नेगेटिव हैं शुड बी लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू डेल्टा G2। तो चलिए देखते हैं कि एलिंगम डायग्राम से हमको क्या मिलता है। तो किसी भी मेटल को ले लेते हैं कि मेटल कन्वर्ट हो रहा है उसके ऑक्साइड में। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है किसके लिए, 2Fe प्लस O2, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये उसके लिए एक रिएक्शन है 2Fe प्लस O2, ये क्या फॉर्म कर रहा है 2FeO। और दूसरा अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं हम, C प्लस O2, या फिर इसके साथ 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। अब देखिए इन दोनों रिएक्शन को आप अगर कंबाइन करोगे तो इन दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से इजीली क्या हो जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे मतलब यहां पे देख सकते हो आप 2C प्लस O2 राइट गिव्स 2CO, एक रिएक्शन ये है। और दूसरी रिएक्शन क्या है, 2Fe प्लस O2 गिव्स 2FeO। तो फर्स्ट इक्वेशन में से इसको माइनस, सेकंड को माइनस कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस, O2 गया तो इधर वाली टर्म इधर आ जाएगी, दैट इज 2FeO प्लस 2C विल गिव 2Fe प्लस 2CO। तो आपको ये इक्वेशन मिल रही है। अब ये इक्वेशन कब होगी, देखो जब वैल्यू, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी फर्स्ट से सेकंड को माइनस करके, तो इसका मतलब इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जब इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, कौन सी रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर
और हमने डेल्टा जी की वैल्यू में ग्राफ प्लॉट किया है। दिस इज नोन एज एलिंगम डायग्राम। इसको ही हम क्या कहते हैं? एलिंगम डायग्राम कहते हैं। अब इस एलिंगम डायग्राम में आप देख सकते हो, देखिए अभी तक कम टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे ये रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। कम टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए देखो, जैसे 0 केल्विन पे है या 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसके लिए लगभग 450 के आसपास है, -450 के लिए के आसपास है किसकी वैल्यू? डेल्टा जी की वैल्यू। तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी? -450। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी उस समय? दैट इज -250। अगर आप -250 -450 करेंगे तो दैट इज, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दैट इज +200 किलोजूल पर मोल। दैट इज पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव कब होगी? जब ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू दिस। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहां पे कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO में, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जाती है, जबकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कम नेगेटिव होती जाती है। तो कहां पे ये इसको क्रॉस कर रहा है? देखिए जहां पे ये दोनों ग्राफ मीट करेंगे, यहां पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं, दोनों लाइंस मीट कर रहे हैं। मतलब यहां पे दोनों के लिए डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा G1 और डेल्टा G2 दोनों के यहाँ बराबर है। इसका मतलब यहां पे नेट इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कितना आ जाएगा? 0। लेकिन जैसे ही आप इस टेम्परेचर से आगे पहुंचोगे, मान लेते हैं 800 समथिंग है, 823 के आसपास ये टेम्परेचर होता है, जैसे ही आप 823 से आगे पहुंचोगे दिस इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ दिस, शुड बी मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू दिस। तो आप देख सकते हो ये कम नेगेटिव होता जा रहा है ऊपर जैसे जैसे ये जा रहा है, और ये ज्यादा नेगेटिव। जैसे ये ज्यादा नेगेटिव होगा तो अब ये जो वैल्यू है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई? एक वैल्यू क्या हो गई? -350 और ऊपर वाली क्या हो गई? -300। तो क्या हो जाएगा? माइनस, अगर आप माइनस करोगे तो -50 किलोजूल पर मोल अब आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर जहां पे वो ग्राफ क्रॉस करते हैं, दोनों लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर वो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन जो है वो इजीली हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो रिएक्शन होगी, उससे नीचे वो रिएक्शन नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक और देख सकते हो आप, जैसे कॉपर का है तो कॉपर, और इसका भी आप देख सकते हो, तो इसका तो बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे, मतलब लगभग 400-500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहीं पे लाइंस कॉपर के लिए ये है और दूसरी लाइन ये कार्बन के लिए ये है। तो यहाँ पे अगर ये ग्राफ मीट कर रहे हैं, इससे पहले ये रिएक्शन नहीं होगी, इसके बाद होगी। तो आई होप कि आपको ये एलिंगम डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये आपको बताता है कि कहाँ पे किस टेम्परेचर से ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल जो डेल्टा जी का फॉर्मूला था दैट शुड बी यूज्ड, साथ ही साथ जो आपने लास्ट ईयर हेस लॉ पढ़ा था, हेस लॉ क्या कहता था कि अगर दो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है तो डेल्टा जी की वैल्यू भी जो होगी वो क्या होगी? उनका ओवरऑल सम। अगर माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस होगा। तो आई होप कि आपको ये एलिंगम डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस एलिंगम डायग्राम को यूज कर सकते हो। So this is your Ellingham diagram. The next is application of thermodynamic principle of metallurgy. अब इस thermodynamic principle of metallurgy का एप्लीकेशन क्या है? तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन किस में होगा? मेटलर्जी में ही होगा। टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से आप मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? सो द फर्स्ट वन ऑफ देम इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो आप आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? सो फॉर दैट रिएक्शन आप एलिंगम डायग्राम से चेक कर सकते हो वो सारी चीजें। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज डन इन द ब्लास्ट फर्नेस। एक फर्नेस होती है जिसको आप कहते हो ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में आप एक्सट्रैक्ट करते हो आयरन फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? तो ये एक डायग्राम है ब्लास्ट फर्नेस का, जहां पे आप आयरन को, जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन जो रॉ आयरन होता है दैट इज नोन एज पिग आयरन। सो पिग आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ब्लास्ट फर्नेस। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होती है ओर, देन वी ऐड लाइमस्टोन एंड कोक विद ओर। लाइमस्टोन और कोक को हम ऐड करते हैं ओर के साथ। तो ओर जो होगी दैट इज हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, Fe2O3, Fe3O4 ये ओर होगी। तो जनरली ऑक्साइड ओर होती है, आपको पता है, जो आयरन की मोस्टली ओर होती है वो ऑक्साइड ओर्स होती है। तो जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड ओर प्लस लाइमस्टोन और कोक हम ऐड करते हैं। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम द बॉटम
वी पास द हॉट एयर ब्लास्ट, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। तो हॉट एयर ब्लास्ट जो होती है दैट इज पास फ्रॉम द बॉटम, यहां से आप एयर ब्लास्ट पास करोगे। तो क्योंकि आप बॉटम से पास कर रहे हो, जैसे जैसे एयर ऊपर आएगी द टेम्परेचर विल डिक्रीज, नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा हॉट होगी एयर, ऊपर कम होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 2000 केल्विन, जो सबसे नीचे टेम्परेचर होता है, देन धीरे धीरे ऊपर टेम्परेचर कम होता जाता है। नाउ जैसे ही आप और लाइमस्टोन और कोको एंटर करते हो, कोको डालते हो ब्लास्ट फर्नेस में, तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओर में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो यहाँ पे ओर कैन लूज द मॉइस्चर एट वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है मॉइस्चर तो जो 500-600 केल्विन के आसपास है उसी में लूज कर सकता है जो आपकी ओर है। तो उससे और क्या करती है, मॉइस्चर लूज करती है एंड इट बिकम्स पोरस, पोरस हो जाती है। जैसे जैसे नीचे जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन होती है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे, दैट इज Fe2O3, यहाँ पे देख सकते हो प्लस CO विल फॉर्म FeO प्लस CO2, और Fe3O4 प्लस CO विल फॉर्म FeO प्लस CO2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन एक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है दूसरे ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड भी फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इजीली आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, फेरस ऑक्साइड। लेकिन आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ, आपको आयरन चाहिए ना कि ऑक्साइड चाहिए। तो अब क्या होता है, और हाई टेम्परेचर पे अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हो FeO प्लस CO विल बी कन्वर्टेड टू Fe प्लस CO2, Fe और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा हाई टेम्परेचर में। अब क्या होता है कि ये जो कोक होती है, कोक मीन्स कार्बन, कार्बन क्या करता है, कार्बन एट हाई टेम्परेचर इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, CO2 फॉर्म करता है। और हाई टेम्परेचर पे, उसी हाई टेम्परेचर पे C प्लस CO2 कार्बन क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये कार्बन कहां से आता है, ऑब्वियसली कोक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं थोड़ा हाई टेम्परेचर पे, और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे अबव 1123 केल्विन। यहां पे आपको एक और प्रोसेस, अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये लाइमस्टोन का यूज, देखो कोक का यूज आपको समझ में आ गया, और तो आपको चाहिए ही थी, ये लाइमस्टोन का यूज क्या है यहाँ पे, तो लाइमस्टोन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है यहाँ पे। लाइमस्टोन क्या करता है, जो सिलिकॉन इंप्यूरिटीज होती हैं SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आपके पास होता है, लाइमस्टोन उसके साथ कंबाइन होता है। तो यू कैन सी CaCO3, पहले सबसे पहले लाइमस्टोन जो होगा CaCO3 ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म CaO प्लस CO2। आपको पता है ये क्या करता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और CaO में। अब एक बार आपने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, इससे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो ये जो Ca होता है कैल्शियम ऑक्साइड विल कंबाइन विद सिलिका प्रेजेंट इन द, और अगर कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हैं, एंड इट विल फॉर्म CaSiO3, दिस इज कैल्शियम सिलिकेट, इट फॉर्म्स अ स्लैग। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है, एक स्लैग फॉर्म करता है। ये काफी, इसकी जो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू आयरन वो थोड़ा कम होती है, तो ये सेपरेट हो जाता है किससे, आयरन से। तो इस तरीके से आप ये जो सिलिकॉन इंप्यूरिटीज हैं इनको आयरन से आप सेपरेट कर लेते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप इसको हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 इट विल फॉर्म CaSiO3, ये कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म करता है, दैट इज स्लैग फॉर्म करता है। ये स्लैग फॉर्म हुआ, और जैसे ही ये स्लैग फॉर्म होता है, क्योंकि आपको पता है ये कंबशन जोन है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हीट होता है, तो नीचे आपको मिलेगा, क्योंकि डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी आयरन की, तो यहाँ पे आपको मिलता है मॉल्टन पिग आयरन जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, और उससे ऊपर आपको मिलता है दैट इज मॉल्टन स्लैग, जो इंप्यूरिटीज होती हैं। नाउ दिस स्लैग कैन बी रिमूव फ्रॉम द अदर वे, दूसरी तरफ से आप स्लैग को रिमूव कर दोगे, और एक तरफ से आप मॉल्टन जो पिग आयरन होगा दैट इज रिमूव। तो इस तरीके से हमको मिलता है यहाँ पे पिग आयरन, मॉल्टन पिग आयरन। तो ये पिग आयरन जो होती है दैट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, ये सबसे ज्यादा इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की, और इस आयरन को हम लोग प्रोसेस करते हैं टू मैन्युफैक्चर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आयरन। बहुत सारी वेराइटीज जो हैं वो आयरन की आप फॉर्म करते हो यहाँ से, जैसे आपका रॉट आयरन हो गया, देन कास्ट आयरन हो गया।
तो अलग अलग वेराइटीज जो है आयरन की, दोज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पिग आयरन। जो ब्लास्ट फर्नेस में जो आपको आयरन मिलता है दैट इज द पिग आयरन, और इसी पिग आयरन से आप बाकी वेराइटीज आयरन की फॉर्म कर सकते हो। तो पिग आयरन को तो हम जनरली यूज करते नहीं है। विच आयरन इज यूज, हम यूज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो जैसे कि मैंने आपको बताई, कास्ट आयरन को यूज करते हैं। सो कास्ट आयरन इज द वन ऑफ द इम्प्योरेस्ट फॉर्म। तो ये एक इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की, बट इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। ये हार्ड होता है, फिर शॉक रेजिस्टेंट होता है। तो जो फ्रेम्स वगैरह होते हैं, फ्रेम्स ऑफ जो मशीनरी होती है, हैवी मशीनरी, या जो बेस होता है ऑफ हैवी मशीनरी, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है और इसकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से हम कास्ट आयरन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बेस में या फिर केसेस के लिए, किसके, जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनके केसेस के लिए। उसी तरीके से इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कार्बन हो गया, दैट इज अबाउट 3% के आसपास इसमें कार्बन होता है। एंड देयर आर ऑल्सो सम अदर इम्प्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस, मैंगनीज एक्सेट्रा। तो कुछ और भी इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं। द सेकेंड फॉर्म, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड रॉट आयरन। द प्योरेस्ट फॉर्म इज नोन एज रॉट आयरन। तो रॉट आयरन में जो इम्प्योरिटीज होती है दैट इज लेस देन 0.5%। 0.5% के अप्रॉक्स यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती हैं। सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन विच इज यूज। तो इससे कम जो परसेंटेज है इम्प्योरिटीज का वो हम नहीं करते हैं, यूजेस होते हैं आयरन के। तो उसमें सबसे प्योर फॉर्म जो होती है दैट इज द रॉट आयरन। तो रॉट आयरन में हम क्या करते हैं, रॉट आयरन में हम जो कास्ट आयरन होता है या पिग आयरन होता है उससे जो कार्बन कंटेंट है या बाकी की जो इम्प्योरिटीज होती है उनको भी हम रिमूव करते हैं। तो उनको हम रिमूव कैसे करते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं बाय हीटिंग आयरन इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस हैविंग लाइनिंग ऑफ हेमेटाइट। जो Fe2O3 की जो लाइनिंग होती है उसके साथ आप हीट करते हो इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब इसके साथ हीट करके फायदा क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक कार्बन है तो C+Fe2O3 इट विल फॉर्म FeO2FeO+CO। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वेपराइज हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि गैस है इट कैन बी रिमूव्ड इजीली। सिमिलरली मोर इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, तो सल्फर प्लस Fe2O3 सो इट इज गोइंग टू फॉर्म 2, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म 4Fe+3SO2। उसी तरीके से आप सिलिकॉन इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर सकते हैं, Si+Fe2O3 सो 3Si+2Fe2O3 4Fe+3SiO2। सो दिस इज हाउ द इम्प्योरिटीज आर रिमूव। तो इस तरीके से आप रॉट आयरन प्रिपेयर कर सकते हो बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को आप किसकी हेल्प से, जो हेमेटाइट की लाइनिंग होती है, Fe2O3 की लाइनिंग जो होती है उससे आप इजीली रिमूव कर सकते हो इन सारी इम्प्योरिटीज को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द आयरन टू मेक इट प्योर। तो रॉट आयरन और कास्ट आयरन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है आयरन की जिनको आप यूज करते हो। सो आई होप कि आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। सो व्हाट इज डन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो सेम स्टेप से ये भी होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन। सो जनरली कॉपर इज फाउंड इन सल्फाइड ओर्स, तो इसका हम क्या करते हैं, फ्लोटेशन करते हैं। देन उसके बाद रोस्टिंग का मैंने आपको बताया था कि कॉपर की हम रोस्टिंग कैसे करते हैं। तो कैसे हम कॉपर को रोस्ट करते हैं, तो यू नो दैट कॉपर इट इज जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CuFeS2। तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, सबसे पहले एयर के साथ, क्योंकि रोस्टिंग जो होती है वो एयर ब्लास्ट के साथ ही होती है। सो इट विल फॉर्म Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2। नाउ अब क्या होता है इसके बाद, जो ये Cu2S FeS, सो Cu2S प्लस O2 इज गोइंग टू फॉर्म Cu2O प्लस SO2। उसी तरीके से जो आपके पास 3O2। नाउ सिमिलरली आपके पास और भी हैं, जैसे ये FeS है तो FeS भी कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, FeS प्लस
O2 इट विल फॉर्म FeO, तो यहाँ पे 2 3 प्लस SO2, यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर एंड आयरन। अब यहाँ पर रोस्टिंग में जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं दैट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। इनका क्या होता है यहाँ पे, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है मतलब ये Cu2S और FeS से कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते हैं सल्फाइड ओर्स में। इसके बाद हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। अगेन इट इज हीटेड स्लोली इन ब्लास्ट फर्नेस। तो यहाँ पे हम इसको स्लोली अगेन हीट करते हैं और वहां पर फिर से क्या होता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है Cu2S प्लस 3O2 ये फॉर्म करते हैं Cu2O और FeO फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि वहां पे हम सैंड भी यूज करते हैं, सिलिका यूज करते हैं, सो FeO तो इसके लिए इम्प्योरिटी है क्योंकि मुझे आयरन तो चाहिए नहीं, हमको यहाँ पे कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है। सो FeO विल कंबाइन विद SiO2 एंड इट विल फॉर्म FeSiO3। इट विल फॉर्म अ स्लैग, एक स्लैग फॉर्म करता है जिसको आप इजिली सेपरेट कर सकते हो। और स्लैग फॉर्म करने के साथ साथ जो FeS प्लस Cu2O है ये अगेन किस में कन्वर्ट होता है, Cu2S प्लस FeO। तो लास्ट में आपको एक मास मिलता है विच इज नोन एज कॉपर मैटे, इसको हम कहते हैं कॉपर मैटे। अब ये जो कॉपर मैटे होता है इन द एंड क्या होता है, दिस कॉपर मैटे Cu2O प्लस Cu2S ये कंबाइन होते हैं तो इट विल फॉर्म 6Cu प्लस SO2 इन द बेसिमर कंटेनर। तो ये इन द एंड ये क्या फॉर्म करेगा, Cu प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यहां से फॉर्म करेगा। नाउ आप देख सकते हो सल्फर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो जो मॉल्टन कॉपर होगा वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट विल फॉर्म द ब्लिस्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, इसको हम ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप कॉपर फॉर्म कर सकते हो, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो जिंक का जो एक्सट्रैक्शन होता है अगेन द फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन के बाद अगर वो सल्फाइड हो रहा है फॉर एग्जांपल ZnS तो हम क्या करेंगे प्लस O2 के साथ कंबाइन करेंगे, इट विल फॉर्म ZnO प्लस SO2 2 3 2। सो यहां पे हमको क्या मिलेगा ZnO प्लस SO2 तो ZnO जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब इस ऑक्साइड को क्या करते हैं हम रिड्यूस करते हैं। अगर हमारे पास कोई और दूसरी ओर है फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट ZnCO3 है, कार्बोनेट ओर होती है तो आप क्या करते हो कैल्सिनेशन करते हो तो ZnO प्लस CO2 यहाँ पे फॉर्म होगा। तो कैल्सिनेशन होगा, अगर कार्बोनेट ओर होगी सल्फाइड ओर होगी तो आप रोस्टिंग करोगे। देन वंस वी गेट द ZnO the reduction will take place, so ZnO in the end it is treated with carbon, so carbon it will form Zn plus CO at around 673 Kelvin। तो इस तरीके से आप जिंक फॉर्म कर सकते हो फ्रॉम द ओर ऑफ जिंक, तो जिंक की ओर से आप जिंक इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, अगेन यहाँ पे अगेन फिर से बात रुक जाती है किस पे, डेल्टा जी पे। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस NFe। डेल्टा जी को निगेटिव होने के लिए माइनस NFe इसको भी क्या होना पड़ेगा निगेटिव। अब माइनस का साइन ऑलरेडी है, n कभी भी निगेटिव नहीं होता है, n हमेशा पॉजिटिव होता है। F इज द फैराडेज कांस्टेंट तो ये भी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब E को भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर E पॉजिटिव होगा तभी किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी निगेटिव होगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। जैसे हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल है। अब आपको E की वैल्यू पॉजिटिव करनी है। E की वैल्यू पॉजिटिव आप कैसे कर सकते हो, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल
पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आप अप्लाई करके ई की वैल्यू को पॉजिटिव कर सकते हो। और ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी किसी भी रिएक्शन के लिए। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो आप इस तरीके से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एल्यूमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस जो है, इससे आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी यूज द मोल्टन एल्यूमिनियम। हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर होता है, इन दैट कंटेनर वी यूज, कौन कौन सी चीज यूज करते हैं हम, यहाँ पे होता है हमारे पास मोल्टन एल्यूमिनियम प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लोस्पार। अब क्वेश्चन ये आपके पास आता है कि क्रायोलाइट क्या होता है, दैट इज Na3Al(F6), दैट इज कॉल्ड क्रायोलाइट, और फ्लोस्पार दैट इज CaF2। नाउ व्हाई द क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार इज यूज। तो क्रायोलाइट और फ्लोस्पार को हम क्यों यूज करते हैं, जो एल्यूमिनियम है, मोल्टन एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं जनरली, Al2O3 नॉट Al। तो मोल्टन एल्यूमिना, तो एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट विल डिक्रीज बाय यूजिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार। तो क्रायोलाइट और फ्लोस्पार क्या करते हैं, एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो इजीली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है एल्यूमिना का। अब जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है तो एल्यूमिना क्या हो जाएगा, इजीली मेल्ट हो जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पर जो लाइनिंग होती है इस कंटेनर की, दैट इज द कार्बन लाइनिंग। वो क्या होती है, कार्बन लाइनिंग होती है। सो दिस कार्बन लाइनिंग विल एक्ट एज कैथोड। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। और जो एक रॉड होती हैं, किसकी, ग्रेफाइट रॉड, यहां पे हम ग्रेफाइट रॉड्स यूज करते हैं। These graphite rods will act as एनोड। ये ग्रेफाइट रॉड्स एनोड की तरह एक्ट करेंगी। तो अब क्या होता है, आपको बस रिएक्शन का ध्यान रखना है, रिएक्शन एट कैथोड। तो आपको पता है रिएक्शन से पहले जो Al2O3 होगा, Al2O3 विल बी कन्वर्टेड टू 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। तो जो एट कैथोड रिएक्शन क्या होगी, बस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एट कैथोड द रिएक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, Al फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे। और एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे क्या होगा, जो कार्बन होगा C प्लस O2 माइनस विल फॉर्म CO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और C प्लस 2O2 माइनस O2 माइनस इट विल फॉर्म CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आपको कैथोड पे इजीली क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो कैथोड क्या है, कैथोड की लाइनिंग यहाँ पे बेस में होती है। तो यहाँ पे बॉटम में आपको मिलेगा मोल्टन एल्यूमिनियम मिलेगा, और इस मोल्टन एल्यूमिनियम को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, इजीली अलग कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का यूज करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल्स को। In the next lecture, we will discuss refining of elements. So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.